हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ उसके कुछ न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो से आपके 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो बीच में कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, जैसे आज हम बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। ठीक है, अगर कोई हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें अगर कोई आवेशित कण है, ठीक है, वो प्रवेश करता है तो उसकी जो गति है वो किस प्रकार से है। ठीक है, इस पे 2 बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है, हमें ये देखना होगा कि ये जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है ये किस एंगल पर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि अगर आवेशित कण हमारा 90 अंश, ठीक है, 90 अंश यानी कि 90 डिग्री पर यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी एंगल पर प्रवेश करता है, ठीक है, किसी एंगल पर प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या हो जाता है, हेलिक्स के फॉर्म का, यानी कि स्प्रिंग आपने देखा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर इस तरीके से, ठीक है, अगर यही चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी पार्टिकल है जो एक समान रूप से आवेशित है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो ये इसका पथ हो जाता है किस प्रकार से, हेलिक्स के फॉर्म का। ठीक है, बात समझ में। लेकिन अगर लंबवत प्रवेश करता है यानी कि 90 डिग्री पर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर दिखाया गया है। ठीक है, अब क्रॉस और डॉट इन दोनों का मतलब मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और अगर यहीं पे हम डॉट का इस्तेमाल कर लेते तो इसका मतलब क्या हो जाता, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। तो बात दोनों समझ में आई, क्रॉस और डॉट का। क्रॉस का मतलब है स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत, तल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है, और अगर यहीं पे हम डॉट दिखा देते इस तरीके से, डॉट, ठीक है, तो इस डॉट का मतलब यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कहां है, तल के लंबवत ऊपर की ओर है। तो दोनों में बेसिक फर्क समझ में आया, इसमें और इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट नहीं। चलिए अब मान लेते हैं कोई हमारा एक समान आवेशित कण b वेग से जो है इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक समान आवेशित कण b वेग से जो है इसके अंदर प्रवेश करता है तो उसका पथ किस तरीके से हो जाएगा, इसमें वृत्ताकार हो जाएगा, यानी इस तरीके से। ठीक है, जहां पर कण का जो वेग है वो कितना है, v है, और इस पर उपस्थित आवेश कितना है, q है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, v है। ठीक है, तो इस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा जिसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं वो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, F = Q v साइन थीटा। ठीक है, सिंस चूंकि कण जो है यानी कि ये जो हमारा पार्टिकल है, आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिखो, कण चुंबकीय क्षेत्र में
लंबवत प्रवेश करता है। कैसे? लंबवत। अतः लगने वाला बल लॉरेंज बल F कितना हो जाएगा? F इक्वल टू QVB। ठीक है, F इक्वल टू QVB। ठीक है, इसको लिखने से पहले आप कुछ थोड़ा सा लिखेंगे। माना एक समान रूप से आवेशित कण, ठीक है, जिस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत या बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है, ठीक है, 90 अंश पर, यानी कि लंबवत प्रवेश करता है। तो उस कण की जो दिशा है वो हर क्षण, कण की दिशा जो है वो हर क्षण यानी कि हर पल बदलती रहती है, लेकिन जो कण का वेग है यानी कि वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो नहीं बदलती है, और साथ ही साथ उसकी गतिज ऊर्जा भी नहीं बदलती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों बातें तभी संभव है जब कण जो है वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा हो। ठीक है, कैसे संभव है? हमने कहा कि कण की जो वेग है वो बदल जाती है। कण की वेग देखिए, इस क्षण अगर देखें, इस पॉइंट पे हम देखें तो कण की वेग इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे देखें इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे देखें तो अगर कोई भी कर्व दिया है, किसी भी कर्व के अलांग, जैसे मान लो हमारा ये एक कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इस पार्टिकल का अगर हम देखें इस क्षण इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इस पर हम एक टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा ड्रा कर देते हैं, और स्पर्श रेखा की डायरेक्शन जिधर होती है वही कण की गति दिशा होती है। ठीक है, तो इस क्षण इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की दिशा इधर है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पर्श रेखा की दिशा इधर है, तो यहाँ पे देखो दिशा इधर ही, फिर थोड़ी सी और आगे आए, इस क्षण हमने देखा तो दिशा इधर, यानी उसी तरीके से इस कण की भी दिशा देखो, हर एक पॉइंट पर दिशा क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बदल रही है, लेकिन कण की जो वेलोसिटी है यानी कि वेग है वो फिक्स है। क्या फिक्स है? वेलोसिटी जो है वो फिक्स है। ठीक है, B हमारा फिक्स है, और जब B फिक्स है, B के साथ साथ पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, तो यानी कि इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी इसकी क्या है? फिक्स है। गतिज ऊर्जा भी इसकी क्या? फिक्स है। और ये दोनों बातें तभी पॉसिबल है, यानी कि तभी संभव हो सकती है जब हमारा कण क्या हो? वृत्तीय गति कर रहा हो। ठीक है, तो यहां से ये बात, एक बात स्पष्ट हो गई कि कण हमारा कैसे गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। अब वृत्तीय गति करने के लिए आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, वृत्तीय गति से एक अलग से चैप्टर ही था वृत्तीय गति नाम से। कोई भी पार्टिकल अगर वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति करने के लिए उसको एक अभिकेंद्र बल, ठीक है, उसको एक अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है, और अगर यही अभिकेंद्र बल ना लगे तो पार्टिकल जो है कभी भी वृत्तीय गति नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप एक धागा ले लीजिए और धागे में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, उसको बांध के इस तरीके से रोटेट करिए। ठीक है, तो उसको बांध कर अगर आप इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? वो पत्थर जो है इस तरीके से वृत्तीय गति करेगा, गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। लेकिन वो गोल गोल जो घूम रहा है उसके लिए क्या चीजें आवश्यक है? सबसे पहली बात तो क्या है? अगर उसको हम वेलोसिटी देना, यानी उसको अगर हम वेग फिक्स कर दें, ठीक है, उसकी जो वेग है यानी कि उसका वेग अगर हम 0 कर दे तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी तो होनी चाहिए, ये कंफर्म है। ठीक है, दूसरी चीज, जो डोरी है उसमें एक तनाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? तनाव। डोरी बिल्कुल टाइट हो जाती है, और डोरी क्या होती है? इतनी टाइट हो जाती है कि वो अपनी तरफ, यानी डोरी अगर ऐसे हम पकड़े हैं तो जिस डायरेक्शन में पत्थर घूम रहा है वो क्या करती है? अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है, और जरा सा भी अगर हम ढील दे दें तो वो पत्थर का टुकड़ा क्या होता है? वृत्तीय गति ना करके सीधे दूर निकल जाता है। होता है कि नहीं होता? कभी ऐसे ऐसे रोटेट। दोस्तों, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा।
और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी करके और उसके बाद फिर डोरी को थोड़ा सा ढीला करके देखो क्या होता है, पत्थर का टुकड़ा सीधे दूर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर भी अगर अभिकेंद्र बल ना लगे तो ये कण जो है क्या है, वृत्तीय गति नहीं कर सकता। वहां डोरी जो हम घुमा रहे थे उसमें अभिकेंद्र बल का काम कौन कर रहा था, डोरी में जो टेंशन थी यानी कि जो तनाव था, जो हमने पकड़ के रखा था, जितनी तनी हुई डोरी थी वही उसका क्या था। आप जितना ही तेज घुमाएंगे डोरी उतनी ही ज्यादा तनेगी, उतनी ही ज्यादा उस पर जो है टेंशन होगा, उतना ही ज्यादा तनाव होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए अब उसके आगे लिखते हैं कि वृत्तीय गति करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए कण को अभिकेंद्र बल की, ठीक है, कण को अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है और इसका मान चुंबकीय बल यानी कि लारेंज बल, ब्रैकेट में लारेंज बल के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? चलिए अब आगे देखते हैं। वही चीज जो मैंने आपको लैंग्वेज बोला था, वो लैंग्वेज देखिए यहां पे राइट है। माना क्यू आवेश, माना क्यू आवेश वाला एक कण, धन आवेशित कण, ठीक है, एक धन आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, ठीक है, में बिंदु O पर क्षेत्र की दिशा के लंबवत B वेग से प्रवेश करता है। चलिए यहां भी मैं फिगर बना दे रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से वहां पर बना हुआ था, आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे, नोट करने में तेज तो है ही है। ठीक है, इस तरीके से जो है पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस स्थिति में कण पर एक क्या लगेगा, लारेंज बल लगेगा। F इक्वल टू क्यू, ये V होगा, U नहीं है, क्यू V साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री है। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो लंबवत बल कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1, ये हो गया समीकरण 1। और अभी अभी हमने लिखा कि ये वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। तो अभिकेंद्र बल होता कितना है, F इक्वल टू mv²/r, ये होता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, और इन दोनों बल का मान बराबर होगा तभी कण जो है वृत्तीय गति करेगा। इसमें से कोई भी एक बल का मान अगर ज्यादा हुआ, कोई भी एक बल का मान ज्यादा हुआ, अगर अभिकेंद्र त्वरण अभिकेंद्र बल का मान ज्यादा हुआ तो ये कण को क्या करेगा,
अपने सेंटर की तरफ खींच लेगा, यानी पार्टिकल जो है सेंटर की तरफ, सेंटर पे बिल्कुल गिर जाएगा। ये ज्यादा हुआ तो पार्टिकल वृत्तीय गति, वृत्तीय कक्षा को छोड़कर दूर चला जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है? समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से हमको क्या मिल रहा है बच्चों? F इक्वल टू क्यू वी बी, और सीधे ये इक्वल टू किसके हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बटे आर के, एम बी स्क्वायर बटे आर के। यहां तक बात स्पष्ट समझ में आ रही कि नहीं? बोलो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो एक बी से आपका एक बी कैंसिल हो गया, तो क्यू वी इक्वल टू क्या मिल गया हमको? एम बी बटे आर, एम बी बटे आर। तो अगर हम पूछ लें कि जो कण वृत्तीय गति कर रहा है उस कण की त्रिज्या क्या होगी, उस कण की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या ये रही आर, तो कण की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा? आर को रखो इस साइड और इसको भेज दो इधर। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी बटे क्यू बी। ये कण की क्या आ गई? त्रिज्या निकल कर आ गई। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना? कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो। ठीक है, ये हो गई कण की हमारी त्रिज्या। अब कण का परिक्रमण काल कितना होगा? परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है? अच्छा, अगर यहां से आप वेलोसिटी निकालना चाहें, कण का वेग, तो वो कितना होगा उसको देखो। कण का वेग कितना होगा बच्चों? वेग यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो b को हमें v का मान निकालना, तो इसको इस साइड रखते हैं, r से इधर भाग है, दूसरी साइड से जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी कि क्यू बी इंटू आर बटे एम। ठीक है, ये कण का जो है क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। ठीक है, ये कण का वेग b आ जाएगा। ठीक, ये कण की वेलोसिटी निकल गई। और क्या चीजें हो सकती हैं? कण को पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगेगा, यानी एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लगेगा, उसे हम बोलेंगे परिक्रमण काल। क्या बोलेंगे? परिक्रमण काल। ठीक है, टाइम, समय, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो समय लग रहा, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कण को कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? कण अगर हमारा मान लो कोई भी कण है इस तरीके से वृत्तीय गति कर रहा है और इसकी त्रिज्या अगर स्मॉल आर हो, कितनी हो? स्मॉल आर हो, तो यहां से मान लो अगर कण चलना शुरू कर रहा है तो यहां से लेकर टोटल यहां तक ये कितनी दूरी कवर करेगा? भाई जितनी वृत्त की परिधि होगी उतने तो दूरी कवर करेगा, और वृत्त की परिधि होती कितनी है? 2 पाई आर। ठीक है, तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में लगा समय, समय बराबर क्या हो जाता है? समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी और बटे में चाल। दूरी कितनी है आपकी? 2 पाई आर, और चाल कितनी है? यहां देखो हम निकाल चुके हैं चाल, क्यू वी आर बटे एम, तो क्यू वी आर बटे एम। ठीक है, तो आर से आर आपका कैंसिल हो गया, तो और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, परिक्रमण काल को। ठीक है, तो m चला जाएगा ऊपर 2 पाई एम बटे क्यू बी, 2 पाई एम बटे क्यू बी, ये आपका निकल के आ गया परिक्रमण काल t। ठीक है, किसका? कण का। बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। यहां तक बात बिल्कुल स्पष्ट है? तो कण का परिक्रमण काम नहीं होगा जी, काल होगा यहां पे। यहां पे आप बना लीजिए काल होगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ पार्टिकल।
तो कितना निकल के आया, T इक्वल टू 2πm/QB। ठीक है, ये आपका तीसरा फार्मूला। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तीसरा फार्मूला। और अब देखो, ये तो वो सारी कंडीशंस निकल के आई जब कण हमारा कौन से गति कर रहा हो, वृत्तीय गति कर रहा हो, और कैसे प्रवेश किया था, लंबवत प्रवेश किया था। अब अगर हम कण को क्या करें, थीटा डिग्री पर एंट्री कराएं, तब क्या होगा, पहले ही बता चुका हूं क्या होगा। कण का जो पथ है वो वृत्ताकार ना होकर कैसा हो जाएगा, हेलिक्स के रूप में हो जाएगा। कौन से रूप में, हेलिक्स के रूप में। तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ तक नोट हो गया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कुछ विशेष स्थितियां। ठीक है, जिसमें क्या है, जब कोण जो है हमारा थीटा डिग्री पर, जब कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तब क्या होता है। इसमें ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये कोई हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब कोई भी पार्टिकल हमारा है, इसमें सीधे सीधे लंबवत ना प्रवेश करके कैसे प्रवेश कर रहा है, थीटा कोण पर। अब इसमें जो पार्टिकल है वो इस तरीके से थीटा कोण पर आ रहा। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अगर इस तरीके से थीटा कोण पर आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही पहुंचेगा, यहां पर इसके वेग को हम दो घटकों में वियोजित कर देंगे। दो घटकों में क्या करेंगे, वियोजित कर देंगे। ठीक है, एक इसका मान लेते वेग v है, तो लंबवत घटक हो जाएगा, ये अगर थीटा कोण बना रहा है तो ये ऊपर हो जाएगा v साइन थीटा, और इधर हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा b कॉस थीटा, जिसके साथ कोण बनता वो कॉस में होता। ठीक है, b कॉस थीटा। अब ये b साइन थीटा लंबवत घटक होता। ठीक है, b साइन थीटा क्या है, लंबवत घटक है, और b कॉस थीटा ये क्या होता, क्षैतिज घटक होता है। ठीक है, अब यहां पे v साइन थीटा कण को वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग या पथ पर घुमाने की कोशिश करता है, घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपका जो v cos थीटा है, b cos थीटा है, ये कण को क्या करता है, कण को एक सरल रेखा में घुमाने की कोशिश करता है। v cos थीटा किधर लग रहा है, क्षैतिज दिशा में ना, तो वो सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, सरल रेखा में यानी कि ऋज रेखीय गति कराने का प्रयास करता है। v cos थीटा कण को एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में गति कराने का प्रयास करता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी इन दोनों बलों के v cos थीटा और v sin थीटा, इन दोनों बलों के अलग अलग परिमाण के कारण जो कण का रिजल्टेंट है, ठीक है, जो कण की जो है रिजल्टेंट है या कह सकते हो परिणामी गति है, वो वृत्तीय, ना तो वृत्तीय होती है और ना ही ऋजुरेखीय यानी कि सरल रेखीय होती है। कैसी हो जाती है, हेलिक्स के फॉर्म में।
ठीक है। तो कण का परिणामी एक स्प्रिंग की कैसे गति करेगा, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग की तरह गति करेगा, ठीक है, की तरह गति करेगा। अब इसमें भी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या निकालनी है हमें, क्या निकालना पड़ सकता है, कॉस थीटा निकालना पड़ सकता है, सॉरी कॉस थीटा बोल रहा हूं। यहां पर भी यानी कि जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, इसी में बना देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो जो कण की गति होगी कुछ इस तरीके से होगी। अब अगर हम देखें तो यानी एक स्प्रिंग टाइप का बन रहा, और स्प्रिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पे भी हमारा एक क्या होता है, सर्किल फॉर्म होता है, यानी कि एक गोला बनता है। तो यहां पर भी उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या r = क्या फार्मूला हमने बताया था, mb। और यहाँ पे वृत्तीय गति कौन, वृत्तीय गति के लिए कौन उत्तरदायी है, v cos थीटा। तो r की क्या हो जाएगा, r = m, b की जगह आप लिखोगे b sin थीटा बटे कितना, q × b, ठीक है। ये जो है आपका थीटा वाले कोण पे जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा हो तो कण की त्रिज्या का ये फार्मूला लगेगा। बात समझ में आ गई। और परिक्रमण काल का फार्मूला वही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए परिक्रमण काल t बराबर क्या है, 2 पाई, कितना निकाला गया था, 2 पाई m अपान QB। इसमें v यानी कि वेलोसिटी का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं है। तो जब वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है तो इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक से कोई मतलब उसको नहीं है। यानी एक साइकिल पूरा करने में वो जितना समय लेता था वो अब भी एक साइकिल पूरा, यहाँ पे एक साइकिल कैसे होगी, जैसे मान लो कण यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ से चलते हुए ऐसे आएगा, फिर जब यहाँ पहुंच जाएगा तब हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक साइकिल यानी कि एक चक्कर पूरा करने में कण कितनी दूरी कवर करेगा। तो एक चक्कर, जैसे मान लो कण देखो यहाँ पे है तो यहाँ से फिर ऐसे आया, यहाँ तो चलने में ये इतनी दूरी कवर कर रहा है। तो जो एक चक्कर यानी कि दो स्प्रिंग के बीच में जो गैप है उसे हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है। तो कण का पिच कितना होगा, पिच बराबर क्या होगा, इस दिशा में इसको खींचने का प्रयास कौन कर रहा है, v cos थीटा, b cos थीटा। तो पिच = होता है यानी कि पथ, यानी कि दूरी, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो क्षैतिज वेग कितना है, v cos थीटा, और समय कितना है, वो रहा, ठीक है। क्षैतिज वेग ये और समय वो, ठीक है। तो अगर आपसे पिच पूछेगा तो क्या लिखोगे, v cos थीटा × t, ठीक है, v cos थीटा × t, और t का वो मान रखोगे, आसानी से जो है आपका पिच निकल आएगा जिसे हम p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां तक बात एकदम स्पष्ट समझ में आ गई। चलिए, तो सभी लोग यहां तक नोट कर लीजिए। अब इस पर जो न्यूमेरिकल है वो मैं जो है आपको कल वाली वीडियो में करवा देता हूं, ठीक है, जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। और उससे पहले ये दोनों चीजें आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है, जो दो चार फार्मूले हमने आपको बताए, ये 2-4 फार्मूले आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कल अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कहीं पर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट। और हाँ, सभी लोग जो है अनअकैडमी का अगर लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वहाँ पे हमारी क्लासेस जो है लाइव होती हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अधिक से अधिक बच्चे जो है लाइव क्लास में जुड़िए, अटेंड करिए, और जो भी दिक्कत हो तुरंत वहीं लाइव क्लास में जो है अपनी समस्या पूछिए और तुरंत उसका जो है हम आपको सलूशन बता देंगे, तुरंत उसका आंसर दे देंगे,
ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।